वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस इफेक्ट कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी किया था। इसके बाद हमने फीचर्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस किया और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस किया था। आज हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने इंडक्टिव इफेक्ट को देखा था कि डिफरेंट एप्लीकेशंस उसकी थी, तो ये भी रेजोनेंस इफेक्ट की भी सेम डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और इनमें से भी आपको ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चंस ही आते हैं कि आपने अपने बेसिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना होता है डिफरेंट क्वेश्चंस पे और इसके अकॉर्डिंग आपने उनको जस्टिफाई करना होता है। तो अब यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट की कौन कौन सी फर्दर एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट है डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो डिटर्मिन कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, कि हम अल्कोहल्स की एसिडिटी को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट डिटरमिन कर सकते हैं। थर्ड है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जो है इसको भी हम मेसोमेरिक इफेक्ट की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। और लास्ट है हम बॉन्ड लेंथ इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन इन तमाम एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहली एप्लीकेशन डायपोल मोमेंट को देखते हैं। अब डायपोल मोमेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हम इसमें डिटरमिन कर सकते हैं। विनाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड को हम कंपेयर कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन को डिटरमिन कर सकते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट को हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, एक इथाइल क्लोराइड है और एक विनाइल क्लोराइड है। तो यहाँ पे हम दोनों मॉलिक्यूल्स को लिख लेते हैं। एक हमारे पास इथाइल क्लोराइड आ गया, CH3 CH2 Cl, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। सेकंड हमारा मॉलिक्यूल है विनाइल क्लोराइड। विनाइल का आपको पता होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हुए हैं। ये ग्रुप जो होता है इसको हम विनाइल कहते हैं, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप जो है ये विनाइल कहलाता है। इसके साथ जब हेलोजन आ जाएगा, जो भी हेलोजन कॉरिस्पॉन्डिंग आता है उसको हम विनाइल क्लोराइड कहेंगे। यहाँ पे हेलोजन जो है वो क्लोरीन है तो हम इसको क्लोराइड कहेंगे। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम विनाइल क्लोराइड कह रहे हैं और ये हमारा इथाइल क्लोराइड है। क्वेश्चन ये है कि जो डायपोल मोमेंट है विनाइल क्लोराइड का वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड। डायपोल मोमेंट को हम शो करते हैं इस सिंबल से, बल्कि यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट शो करती हूँ। ये डायपोल मोमेंट हम शो कर रहे हैं और इसका भी डायपोल मोमेंट ही हम देखेंगे। अब क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज स्मॉलर देन इथाइल क्लोराइड, मींस जो डायपोल मोमेंट होता है ये क्या है, इथाइल क्लोराइड का ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का स्मॉलर है। क्या रीजन है इसकी, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख भी देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि विनाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट स्मॉलर होता है इथाइल क्लोराइड से, इसको हमने जस्टिफाई करना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमने तमाम इफेक्ट्स को उन पे अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि जस्ट हम इसको रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट को भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मेसोमेरिक इफेक्ट को भी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट हम देख रहे हैं, ये हमारा आई इफेक्ट है। तो आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इसमें क्या डायरेक्शन होगी, इनमें ये डायरेक्शन होगी, जो पोलैरिटी इंड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मेसोमेरिक इफेक्ट देखें तो मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अभी हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में देखा कि क्लोराइड जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट शो करता है। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमने इसको
विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन किया। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी क्लोरो ग्रुप है, इसमें भी क्लोरो ग्रुप है, दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन एटम होगी, तो पोलैरिटी का जो चार्ज होगा वो हमने ये शो कर दिया। अब हम अकॉर्डिंग टू एम इफेक्ट देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा विनाइल क्लोराइड है इसमें ये जो क्लोरो ग्रुप है, ये अभी हमने देखा था, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे मैं क्लोराइड को पहले एक्सप्लेन करती हूँ। ये हम विनाइल क्लोराइड को ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH Cl। अकॉर्डिंग टू M पॉजिटिव इफेक्ट ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। अकॉर्डिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो तमाम स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करती है, उनकी एबिलिटी होती है कि वो अपना लोन पेयर जो है उसको डोनेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्लोरीन एटम के पास भी क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है क्लोरीन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज किया हुआ है। तो अब जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ मूव कर जाएगा। जब ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड बनने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी को पूरी सेटिस्फाइड करना होता है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लिखें तो जो हमारे पास सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, CH2। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक ये लोन पेयर ने बॉन्ड बना लिया तो ये क्लोरीन। अब इस पे क्या हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि लोन पेयर यहाँ से मूव किया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो विनाइल क्लोराइड जो बेसिकली है वो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अब इसमें अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन को शो करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसमें जो डायरेक्शन हम शो करेंगे वो कुछ हमारे पास इस तरह से आएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव एंड। तो इसमें जो ये ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्लोरो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू आई इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बॉन्ड लेंथ नजर आती है विनाइल क्लोराइड की वो स्मॉलर नजर आती है। तो जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट होता है विनाइल क्लोराइड का वो स्मॉलर होता है इथाइल क्लोराइड से। क्यों? क्योंकि इथाइल क्लोराइड जो है इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट मौजूद ही नहीं है। जस्ट विनाइल क्लोराइड है जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है। इथाइल क्लोराइड में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, ये जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट इस पर एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो इन जबकि जो विनाइल क्लोराइड है इस पर ये दोनों इफेक्ट होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैच है, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो एक दूसरे को अपोज करने की वजह से क्या होता है, डायपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी। अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो अब हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे भी हम दोनों इफेक्ट्स को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को भी देखेंगे और रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को भी देखेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा ग्रुप आ रहा है ये कौन सा है, ये ग्रुप इसमें भी मौजूद है और ये ग्रुप यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये जो ग्रुप आ रहा है ये अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो भी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, अगर हम इसको रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। मींस ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा। तो अब यहाँ पे
हम इनको देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। तो हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पहले हम ले लेते हैं नाइट्रोबेंजीन को। तो ये हम नाइट्रोबेंजीन ले ली। नाइट्रोबेंजीन इसके बॉन्ड्स की लोकेशन को शो कर दिया। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आ गया। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप हमारे पास आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज। ये नाइट्रो ग्रुप तो सब में मौजूद है, मतलब नाइट्रो मीथेन में भी है, नाइट्रोबेंजीन में भी है। इसमें रेजोनेंस होगी, लेकिन वेरिएशन कहाँ पे? फिनाइल ग्रुप की वेरिएशन आ रही है। अच्छा, हमने दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया। एक हमने नाइट्रोबेंजीन बना ली है और दूसरी हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? दूसरा हमारे पास नाइट्रोमीथेन है। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये चीज़ हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे सामने हैं। इसको अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, आई पॉजिटिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है? आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। तो आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग नाइट्रो ग्रुप क्या है? ये जो ग्रुप यहां पे मौजूद है, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूं। ये ग्रुप जो मौजूद है नाइट्रो ग्रुप, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। यहां पे भी ये ग्रुप मौजूद है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। इसको हम चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, चाहे हम इसको मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी? दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन आएगी, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन आएगी। अब यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो इस नाइट्रो ग्रुप में जस्ट दोनों में रेजोनेंस हो रही है, लेकिन मीथेन में क्या है? यहाँ पे कोई रेजोनेंस शो नहीं हो रही है। मीन्स इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। जबकि इसमें अगर हम देखें तो नाइट्रो ग्रुप के साथ साथ जो हमारे पास की बेंजीन रिंग है, इसके अंदर भी रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। एक इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो भी हमारे पास यही डायरेक्शन आती है। अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन की बात करें तो भी हमारे पास इसकी डायरेक्शन यही आती है। तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स ऑपरेट करते हैं। तो दोनों इफेक्ट्स जब ऑपरेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो है वो ग्रेटर हो जाती है एज कंपेयर टू द नाइट्रोमीथेन। लेकिन यहाँ पे हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ये तो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें दोनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी, और इसमें जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट है। तो पहले हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इसमें सिर्फ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इसमें क्या होगा? बेंजीन की रेजोनेंस होगी, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। जब ये विथड्रॉ करेगा, यहाँ पे हम इसको इस तरह से बनाते हैं, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव है, ये चीज़ आई। तो ये होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रो ग्रुप ने निकाल लिए। जब ये निकाल लिए तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ से ये वाला बॉन्ड यूं मूव करेगा, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे N, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो इस O पे भी नेगेटिव चार्ज और इस O पे भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एज सच रहेगा, और यहाँ पे क्या है? ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर हम इसका फर्दर ड्रॉ करते हैं तो क्या है? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। जब ये यहाँ पे मूव करेंगे
मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। ऊपर यही लोकेशन रहेगी, N पॉजिटिव O नेगेटिव, इधर भी O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव की है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये बन गई है, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। कि यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड्स जो हैं ये यहाँ पे मूव करेंगे। जब ये यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया, यहाँ से ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट हो गई। ये नाइट्रोजन एटम, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इस डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगेन हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, कि नाइट्रोबेंजीन में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, इसमें क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट के लिए मैंने ब्लैक कलर शो कर दिया, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं रेड कलर शो कर रही हूँ। कि इसमें नाइट्रो ग्रुप दोनों के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट भी शो हो रहा है। अब इसमें हम ये वाले स्ट्रक्चर ले लें, ये स्ट्रक्चर को देखें, इसको देखें और इसको देखें। ये हमारा 1 स्ट्रक्चर है, ये 2, ये 3 स्ट्रक्चर आ गया, ये 2 है, ये 4 है एंड ये 5 है। अब इसमें जो 2, 3, 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे देखें, ये चार्ज सेपरेशन है, इसमें चार्ज सेपरेशन, इसमें चार्ज सेपरेशन, तो चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और दोनों इफेक्ट यहाँ पे कंबाइनली इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन है वो ग्रेटर हो जाता है। अब अगर हम इसका बनाना चाहें तो इसमें जस्ट नाइट्रो ग्रुप में हमें रेजोनेंस मिलती है, मीथेन में रेजोनेंस नहीं होती। तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, इसमें जस्ट एक ही इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है और वो कौन सा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें दोनों इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट भी, रेजोनेंस इफेक्ट भी। तो इंडक्टिव इसका अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है, वो जस्ट ये रेजोनेंस होगी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए, बाकी ये एज सच होगा। तो CH3 अगर हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 एन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर सिंगल नेगेटिव और इधर क्या होगा O। तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, मेन रीजन क्या है, और इंडक्टिव इफेक्ट में नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप होगी। जबकि हम डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है। इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इसमें इतने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें स्ट्रक्चर 2, 3, 4 जो है इनमें ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होती है। तो दोनों इफेक्ट कंबाइनली एक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो है वो ग्रेटर हो जाता है एज कंपेयर टू डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोमीथेन। तो ये हमने एक सेकंड एग्जांपल की है। इसके बाद एक और एग्जांपल दी है कि डायपोल मोमेंट ऑफ एनिलीन एंड फिनोल, कि आपने इसको खुद करना है। इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं कि हाउ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सेकंड है एप्लीकेशन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स कितना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया है कि फिनोल है, फिनोल का आपको पता है जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है तो इसको हम फिनोल कहते हैं। सेकंड आपको अल्कोहल्स दिए गए हैं। अब आपने एक्सप्लेन करना है कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होती है और क्यों होती है।
बल्कि क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि जो फिनोल है इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ROH। तो यहाँ भी हम दोनों इफेक्ट्स को ही अप्लाई करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को भी, रेजोनेंस इफेक्ट को भी। सबसे पहले तो इफेक्ट्स को अप्लाई करने से पहले हम एसिड को डिफाइन करते हैं। एसिड क्या होता है? जो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे। जो सब्सटेंस उतना इजीली अपना प्रोटॉन दे देती है वो उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एसिड बेस आपने वैसे भी इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ा है। अब हम यहाँ पे एसिडिटी ऑफ जो है अल्कोहल एंड फिनोल उसको डिस्कस करते हैं। जब हम एसिडिटी को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट करती है वो एसिड कहलाती है, और जितना इजीली वो डोनेट करती है उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे इनके बेसिकली रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिनोल का रिएक्शन लिख लेती हूँ। फिनोल का ये रिएक्शन आ रहा है, इसको जब हम एक्वस मीडिया में करते हैं तो क्या होता है, ये इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, और यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ये रिएक्शन आता है। अब फिनोल से ये जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुई है इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसी तरह से ROH की एग्जांपल ले लें तो ROH क्या करता है, एक्वस मीडिया में ये R पॉजिटिव OR एल्कोऑक्सी आयन OR नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये इनका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी, कि वो सब्सटेंस जो जितना इजीली अपना प्रोटॉन देती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये दोनों रिएक्शन एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। फिनोल भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, अल्कोहल भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। फिनोल जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, अल्कोहल जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो एल्कोऑक्सी आयन प्रोड्यूस होता है। तो जब भी हमने एसिड को डिफाइन करना होता है तो हम ये रिएक्शंस देते हैं। अब हमने इससे तो ये प्रूफ होता है कि दोनों ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब हमने ये प्रूफ करना है कि एसिडिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। अब पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा अल्कोहल है वो क्या, अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। अल्काइल ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम फिनोल में देखते हैं। तो फिनोल में भी जो OH ग्रुप है मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, रिवर्स आ जाता है। OH ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जबकि अल्कोहल के अंदर अगर हम देखें तो इसमें ऑपरेट ही नहीं कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। फिनोल में रेजोनेंस इफेक्ट भी है, इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। बट अकॉर्डिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जबकि अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स हाइड्रोक्सी ग्रुप होगी। अब इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर दोनों शो कर रहे हैं। अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली ये फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है, इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन आया, ये O नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा। जब ये यहाँ पे डोनेट करेगा, बल्कि इसको एक डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर देता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एंड पे आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव कर गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया फिनॉक्साइड आयन। नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करेगी और ये यहाँ मूव करेगी।
तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम। इसको मैं वैसे ही लिख देती हूँ इस तरह से, क्लियर नहीं है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से आएगा ये, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ऊपर डबल बॉन्ड। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये अगेन, तो ऑक्सीजन एटम पे अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आ गई और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ओ नेगेटिव फिनोक्साइड आयन है उसके हमारे पास तकरीबन 5 कैनोनिकल फॉर्म्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। जबकि रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास सिर्फ OR एक ही बनता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एल्कोक्सी आयन पे ही रिजाइड करता है, इसमें इसके कोई कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स नहीं बन रही हैं क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। जब वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है तो जितना हमारे पास ये चीज़ कॉन्जुगेट जो होता है, जितनी ये स्टेबल होगी उतना ही हमारा एसिड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जब भी एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये जो कॉन्जुगेट स्पीशीज बनती है ये जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी हमारा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम फिनोक्साइड आयन को OR एल्कोक्सी आयन से कंपेयर करें तो फिनोक्साइड के 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जबकि एल्कोक्सी आयन का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो हमने रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा था कि जितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतनी वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये फिनोक्साइड आयन जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एल्कोक्सी आयन। तो जितना ये कॉन्जुगेट स्पीशीज स्टेबल होती है उतना ही हमारा एसिड क्या है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन बेसिसिटी ऑफ एमाइंस पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं एनिलीन एंड एमाइन की। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस किया था। इसमें भी सेम हम वही जिस तरह किया है हमने एसिडिटी के केस में इनके रिएक्शंस लिखेंगे। रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बेसिक सब्सटेंस वो होती है जो जितना इजीली लोन पर डोनेट कर दे। अब एनिलीन में क्या होता है, ये हमने एग्जाम्पल डिटेल में की है। डिलोकलाइजेशन ऑफ रिंग आ जाती है तो ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करती है, जबकि अमोनिया या ये इस तरह का RNH2 एमाइंस आ जाए तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। तो अमाइंस जो होते हैं ये ज़्यादा बेसिक होंगे, जबकि ये एनिलीन जो है ये लेस बेसिक होगी। इसकी डिटेल हम पहले भी कर चुके हैं। सेम वही फिनोमिना एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने इसको करना है। नेक्स्ट हम बेसिसिटी ऑफ एमाइड्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है, एमाइंस का ये है, तो इसमें भी रेजोनेंस आ जाती है। रेजोनेंस आने की वजह से इसका भी सेम वही ट्रेंड होगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स को आपने खुद से कर लेना है। इसके बाद हम बॉन्ड लेंथ पे आते हैं। बिल्कुल सेम ही हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइड्स को, एमाइंस को। तो ये उसी कॉरेस्पॉन्डिंग वही प्रिंसिपल इस पर एप्लीकेबल होंगे। अब हम बॉन्ड लेंथ को देखते हैं। अब नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ भी हम डिटरमिन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो इसमें क्या है, विनाइल क्लोराइड है, ये क्या है, ये इथाइल क्लोराइड है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है ओनली, इसमें क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट करता है। तो बॉन्ड लेंथ को भी हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। इथाइल क्लोराइड में क्या है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, और इसमें क्लोरीन ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स क्लोरीन एटम होगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स ऑपरेट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन होगी और मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कार्बन सीएल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग कार्बन सीएल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होती है। तो CCl बॉन्ड लेंथ इन विनाइल क्लोराइड जो है वो शॉर्टर होगी देन द इथाइल क्लोराइड। तो यही इफेक्ट्स को अप्लाई करके हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को भी। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन क्लोरीन एटम के दरमियान में डिलोकलाइज्ड हो जाती है। कार्बन क्लोरीन एटम इसमें क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिलोकलाइज्ड हो जाती है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ सकता है, चार्ज सेपरेशन हो सकती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डिलोकलाइज्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, ये सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर हो जाती है एज कम्पेयर टू इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में कोई ऐसा इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ भी मौजूद हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी मौजूद हो सकता है। तो जो डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वेरी करती है, चार्ज सेपरेशन यहाँ पे स्ट्रक्चर में आ गई और इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ मींस जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है वो डिलोकलाइज्ड हो गई है मॉलिक्यूल के अंदर और उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ विनाइल क्लोराइड की कम हो जाएगी और इथाइल क्लोराइड की ज़्यादा रहेगी। इथाइल क्लोराइड में ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ही ऑपरेट नहीं हो रहा। तो यहाँ तक आज का हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही हमारा रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड स्टीरिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे।